नमस्कार सर। हमारे पॉडकास्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है सर। पिछली बार सर हमने कुछ चीज़ों पे बात करी, कुछ सवाल थे, बड़े आड़े टेढ़े सवाल थे, बट आपने बहुत खूबसूरती से उनका जवाब दिया। बहुत सारे श्रोताओं को पसंद भी आया और उसके बाद और भी सवाल लोगों ने पूछे। आज एक टॉपिक पे बात करते हैं जो थोड़ा सा हटके है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। क्योंकि अब इतने सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं सर, जहाँ पर आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, उसमें प्रेडिक्शंस हैं। और एक भय और लोभ, इन दो भावनाओं से लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले सर, इसके एक बहुत ही सरल अंडरस्टैंडिंग अगर कुछ है जो हम लोगों को बता सकें कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएं। धन्यवाद कनिष्क। और हर बार की तरह तुम नए प्रश्नों के साथ आए हो, और मुझे लगता है कि अगर युवा मस्तिष्क में प्रश्न ना हो तो उसका युवा होना व्यर्थ है। और तुम अभी तक युवा हो तो ये तुमने प्रमाणित कर दिया है अपने प्रश्नों से, अपने टेढ़े मेढ़े, अपने उलझे हुए प्रश्नों से। और मैं कोशिश कर सकता हूँ इन प्रश्नों के कुछ जवाब जो मुझे सूझ सकते हैं वो मैं देता हूँ। वो सही हैं, गलत हैं, पूरे हैं या अधूरे हैं, इनकी चिंता किए बिना। लेकिन हाँ, जिस सवाल से तुमने आज शुरुआत की है वो है ज्योतिष। और अपने आप को मैं ज्योतिष का ज्ञानी तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। किसी भी विषय का संपूर्ण ज्ञान मेरे पास नहीं है, लेकिन ज्योतिष की हल्का फुल्का ज्ञान जो किताबों के माध्यम से मैंने अर्जित किया, उसके आधार पर कह सकता हूँ कि ज्योतिष एक बहुत गहरा विज्ञान है और ऐसी विधा है जिसके सूत्र दूसरी विधाओं से या दूसरे विषयों से भी जुड़े हुए। प्राचीन काल में हमारे मनीषियों ने जो स्वयं ज्योतिषविद थे, वो मात्र ज्योतिषविद नहीं थे। ज्योतिष उनके संपूर्ण ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता। ज्योतिष के साथ साथ उन्हें गणित का भी ज्ञान था, उन्हें एस्ट्रोनॉमी का भी ज्ञान था, उन्हें चिकित्सा संबंधी जानकारी भी थी, उन्हें मनोविज्ञान की समझ थी, और वो बहुत ध्यानी ज्ञानी व्यक्ति हुआ करते। एक होलिस्टिक लिविंग के लिए तो एक सम्यक विषय जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था ज्योतिष। अब ज्योतिष का अर्थ क्या होता है? ज्योतिष ज्योति से बना है, लाइट से बना है, जो आपको चीज़ें, और लाइट का जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? अंधकार को दूर कर, कि वो प्रकाश जिस पर पड़ता है आप उसको देख सकते हैं। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, बट लाइट मेक्स अदर थिंग्स विजिबल। वैसे ही ज्योतिष का काम है। ज्योतिष आपको जीवन की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, परिस्थितियों की बेहतर समझ देने का माध्यम है। इट थ्रोज लाइट ऑन पीपल, थ्रोज लाइट ऑन सिचुएशंस, थ्रोज लाइट ऑन ऑब्जेक्ट्स, थ्रोज लाइट ऑन इवेंट्स। और इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने की आवश्यकता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में कैसे पड़ सकता है, इतनी दूर हैं ग्रह, इनका प्रभाव आपके जीवन में कैसे पड़ सकता है? आपको कैसे पता कि बृहस्पति का प्रभाव है या शनि का प्रभाव है? अब बहुत एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रभाव क्यों पड़ता है, या कैसे पड़ता है? इतनी पास होने पे भी आप उस प्रभाव का संचार तो नहीं देख सकते। आप के अंदर जो भाव जगा किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, वो वैसा ही क्यों हुआ? किसी को देख के आप हर्षित हो गए, किसी को आपको देख के अनायास क्रोध आ रहा है। तो कुछ न कुछ तो बॉडीज़ में भी संपर्क है, जो एनर्जीज हैं, जो ह्यूमन बॉडीज़ में, एनर्जीज़ में संपर्क है। तो जब इतने टेंजिबल, इतने पास रहकर भी आप उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो जो मीलों मीलों दूर ग्रह हैं और जो पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, उनके अंदर क्या ऊष्मा है, क्या ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का संचार कैसे हो रहा है आपको कैसे पता? आपने बहुत अच्छा कहा सर। वैसे ही तत्वों का, मतलब स्पेस, 5 तत्व हैं,
क्षितिजल पावक गगन समीरा, इससे ही तो बना है मानव शरीर, तो उनका भी प्रभाव है आपके ऊपर। तो वैसे ही एक सर्कल है, लाइफ इज़ अ सर्कल। हम हर चीज़ें, हमारी मान्यता में हर चीज़ संपूर्णता में देखी जाती है, इसलिए जहाँ से शुरू होता है वहीं अंत होता है। शून्य। हाँ, वैसे ही वो जो सर्कल है, वो जो आपका चक्र है, वो 12 राशियों से शुरू, 12 राशियों में विभाजित है। हर राशि जो है वो 2 घंटे के लिए दिन में उदय होगी। पूर्व में जिस समय आपका जन्म हुआ है, वो कौन सी राशि उदय हो रही थी, वही आपकी लग्न हो गई। लग्न मतलब आपका शरीर, और वहाँ से फिर दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, 12 घर तक पहुँचते हैं। 12वां जैसे पहला घर जन्म का है, तो 12वां घर मोक्ष का है। तो मतलब यहाँ पर भी साइकिल कंप्लीट होगा। तो ज्योतिष इतना गूढ़, इतना गहरा और इतना व्यापक है कि उसे चंद मिनटों में तो नहीं समझाए। बिल्कुल। लेकिन मेरा तो आग्रह सिर्फ इतना है कि ज्योतिष को ट्रिवियलाइज न करें। ज्योतिष एक बहुत ही जिसे कहते हैं परिपक्व विधा है और परिपक्व विषय है, बड़ा गहरा विषय है। उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उसके संघर्षों के निदान से जोड़ के ना देखें। उसको बहुत लिटिल कर देते हैं। उसको ये ना देखें अब आज सुबह क्या होगा, फिर आज दोपहर में क्या होगा, आज शाम को क्या होगा। दीज आर नॉन एसेंशियल्स। जी। एस्ट्रोलॉजी थ्रोज लाइट ऑन ए मच बिगर पर्पस ऑफ लाइफ। वो उसमें होता सब कुछ है, वो बता सब कुछ सकता है, लेकिन आप क्या जानने में अपनी शक्ति को क्षय कर देते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि ब्रॉड लाइफ पाथ आपके एक्यूमुलेटेड जो इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ योर एक्शंस, हाउ योर प्रेजेंट बर्थ इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर फ्यूचर जर्नी, इन सब चीज़ों की एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर्सनालिटी की एक ब्रॉड एनालिसिस के लिए, बड़ी इवेंट्स के बारे में जानकारी रखने के लिए ये ज्योतिष एक बहुत सशक्त विधा है। और उसको छोटी छोटी बातों में ना उलझाएं, और अगर ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं हो जाएगा, भय से ना जोड़ें, क्योंकि ज्योतिष का संबंध आध्यात्म से है, और आध्यात्म, अंतर प्रज्ञा, इंट्यूशन, इन सब से जुड़ा व्यक्ति ही एक अच्छा ज्योतिषविद हो सकता है। और उसको इन सब छोटी छोटी बातों में और में उलझा के उसको छोटा ना बनाए, मेरा तो आग्रह सिर्फ इतना है। और आध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति या आध्यात्म से जुड़ी हुई कोई वस्तु अगर वो सही मायने में जुड़ी है, तो आपके अंदर भय पैदा नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। आपको तो वो भय मुक्त करने के लिए है, आपकी आत्मा का फैलाव करने के लिए है, आपके अंदर आनंद के फैलाव करने के लिए है। आपको भय देने के लिए वो वस्तु या वो विधा बनी ही नहीं है। तो इसलिए ज्योतिष भी आपको आपके अंदर भय उपजाने की वस्तु नहीं हो सकती। आपने ये कहा सर कि जो प्लैनेट्स हैं या कॉस्मिक बॉडीज़ हैं, इनका इन्फ्लुएंस हम सब पर होता है। ये बात सही है, क्योंकि हम भी उन्हीं एलिमेंट्स कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन से बने हैं। और अगर हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएं तो प्लैनेट्स भी उसी से बने हैं, स्पेस भी उसी से। सो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन्हीं कंपोनेंट्स से बन के हमें बस एक जो अलग चीज़ है वो चेतना है। तो कहीं ना कहीं हम वो रिसीवर हैं और वो ट्रांसपॉन्डर्स हैं जहाँ से एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अब बहुत सारे प्रभाव दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रभाव तो हैं। अब चांद का प्रभाव पानी पर है, ये तो विज्ञान भी मानता है। बिल्कुल, कि समुद्र में लहर उठती है, उछाल आता है, कुछ विशेष दिनों में या चांद की विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है, अधिक होता है। क्यों होता है? चांद का पृथ्वी से या जल से क्या संबंध? क्योंकि उन्होंने उसका एक ही पहलू देखा, ग्रेविटी। तो बहुत दूर है जी। इसीलिए तो ल्यूनेसी वर्ड भी उसी से आया है, क्योंकि मनुष्य का जो मानव शरीर है उसमें भी बहुत पानी है जी। उसमें भी चांद अगर आपको प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रहा है तो आपके मन पर प्रभाव डाल रहा है, आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा है।
और वो मस्तिष्क पर जो प्रभाव डाल रहा है वो सही प्रभाव नहीं है, वो आपके मस्तिष्क में हलचल पैदा कर रहा है। मुझे तो मैं जहाँ तक मैं बार बार इसको डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, उसको तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करता हूँ, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि बहुत साइंटिफिक है ज्योतिष, अगर उसको उस तरह से देखा जाए कि सूर्य है जो आत्मा का कारक है, चंद्रमा है जो मन का कारक है, आपके जीवन में बुध है। दो तरह के गुरु हो सकते हैं, एक जो आपको संसार से जोड़ें, संसार में सही ढंग से जीवन जीना सिखाएं, आराम से जीवन जीना सिखाएं, और एक जो इस संसार के बाहर दूसरा संसार है उससे आपको जुड़ना सिखाएं। तो एक शुक्र हो गए, एक गुरु हो गए। फिर मंगल आपके जीवन में, मंगल लाल रंग का है, मंगल रक्त का द्योतक है, तो ड्राइव, एनर्जी, एग्रेशन, ये सब मंगल से जुड़े हुए हैं। वो सभी ग्रहों में सेनापति का काम भी करता है, लड़ाई लड़ता है। तो वो मार्शियन क्वालिटी, जिसे मार्शियन बोलते हैं, मार्शियन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्यों बोलते हैं, मार्स से जुड़ी हुई है। बुध है वो स्पीच का कारक है, वो एलोक्वेंस, आपकी आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, आप कितना इफेक्टिव हैं अपनी स्पीच में, बुद्ध से निर्धारित होगा। शुक्र है वर्ल्डली प्लेजर्स का है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई मीन इट्स अ वंडरफुल साइंस, या जो भी है, जो लोग उसको साइंस नहीं मानते हैं उनके लिए भी ठीक है, हो सकता है वो सोचते हैं साइंस इंटेलिजेंट डिज़ाइन। तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, I would say an area of study in which you can interpret it in your own ways. बट जो मनीषी लोग लिख गए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि लिख गए हैं, और वो लोग तो दृष्टा थे, जो देखते थे वो लिखते थे, और उनका देखने और हमारे देखने का तरीका या नज़रिया भी बहुत अलग है। तो ज्योतिष एक संपूर्ण विषय है और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना चाहिए। सर, अब जैसे हमने रिसीवर और ट्रांसफॉर्मर्स की या ट्रांसपॉन्डर्स की बात करी, किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई एनर्जी लेने के लिए उसको अपने रिसीवर शार्पन या ऑप्टिमाइज करके रखना ज़रूरी है। हम एक दो मंदिर में भी गए तो आपने चीज़ कही कि ये अच्छा लगता है जान के कि वी आर केपेबल ऑफ रिसीविंग उस एनर्जी, उस ऊर्जा को हम फील कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्या इन कॉस्मिक बॉडीज़ से बेटर कनेक्ट होने के लिए आदमी को अपनी ऊर्जा शक्ति पे या कुछ ऐसा करना चाहिए, या ऐसा कोई स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक क्रिया है जिनसे आप बेटर कनेक्टेड हो सकते हैं इन चीज़ों से और इन्हीं प्लैनेट्स का बेटर प्रभाव आपके जीवन में आए? कैसे करना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कर सकते हैं या होता है ऐसा तो लगता है। और इसका उदाहरण जो है तब आपको ज़्यादा महसूस होता है जब आप इन देवस्थलों में जाते हैं और आप इस अवस्था में होते हैं कि आप उस ऊर्जा का अनुभव कर सकें। ये उस तरह है जैसे आप मान लीजिए किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, अब कोई बहुत अच्छी बात कर रहा है, बहुत ज्ञान की बात कर रहा है और अपनी समझ में बहुत अच्छी बात कर रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही। आपको इस वजह से समझ में नहीं आ रही क्योंकि आपको उसकी भाषा ही नहीं पता। उस आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि ये बकवास कर रहा है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वो बहुत अच्छी बात कर रहा है, आपको भाषा भी आती है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तब भी आप नहीं उसको कैच कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको उसकी बात समझ में आए, उस बात का प्रभाव हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और वो भाषा आपको आती है। उसी तरह शायद जहाँ पर भी इस तरह की एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है और आप लेने की स्थिति में नहीं है, आप उसको ग्रहण करने की स्थिति में नहीं, तो आप लॉस्ट होंगे। आपको ये भी लगेगा कि एनर्जी है या नहीं है, हमें क्या पता, बेकार की बात है, जबकि वो है। बहुत अच्छी एनालॉजी है, बहुत वो है, वो उपस्थित है, लेकिन आप उसको लेने की स्थिति में नहीं है। आपकी अपनी क्षमता में अभाव है, जिसकी वजह से आप ये तर्क से ये स्थापित करना चाहते हैं कि वो वस्तु है ही नहीं। सर, आपके जीवन में पिछले कुछ सालों में या दशकों में
क्या इस रिसेप्शन की मात्रा बढ़ी है या घटी है, या हमेशा से एक समान थी? हमेशा से एक समान तो नहीं थी, मुझे लगता है कि बढ़ी है। और मुझे लगता है कि आपका रिसेप्शन तब बेटर होता है जब आपके मस्तिष्क में हलचल कम होती है, स्थिरता आती है। जब आपके मस्तिष्क में विचार ठहर कर आपस में गुथे हुए हलचल नहीं मचाते हैं, आते जाते तो हैं, वो आएंगे जाएंगे ही। तब आपका मस्तिष्क ज़्यादा स्थिर होगा, चित्त ज़्यादा स्थिर होगा, आपके अंदर ज़्यादा ठहराव होगा और आप उसको बेहतर ढंग से उसको अनुभव कर पाएंगे। तो दूसरा चीज़ ये भी है कि आप कितना जुड़ाव, जितना ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते जाएंगे किस चीज़ से? प्रकृति के साथ या ब्रह्मांड के साथ या ब्रह्मांड के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस के साथ, उतना ये रिसेप्शन शायद बढ़ता है। तो मुझे तो लगता है कि शायद ये एक नेचुरल कोर्स होता होगा या कुछ ईश्वर की कृपा से ये संभव होता होगा। तो ये तो जर्नी है। कुछ लोग बेहतर ढंग से कर पाते हैं, कुछ लोग शायद और थोड़ा समय लेते हैं करने के लिए, मतलब बट एक घेरा जैसा तो नहीं रहता। इट्स डेफिनेटली इज एन एवोल्यूशन। एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा सा वापस आते हैं। जब हम किसी को अपना चार्ट दिखाते हैं, सबको बड़ी उत्सुकता होती है जानने की कि कल में क्या है। आज तो जो है वो मिल गया है। तो उसमें दो विकल्प आते हैं कि आपका समय या तो बहुत अच्छा है या समय ठीक नहीं है। इसमें ज़्यादातर लोग बड़े विचलित हो जाते हैं कि अब समय ठीक नहीं है तो उपाय बताएं। इसमें क्या सही तरीका है इस समय को निकालने का या इस समय को अनुभव करने का? जैसे डॉक्टर होता है, वो आपको बताता है कि आपका शरीर में ये कमी है या आप इस रोग से ग्रस्त हैं। उसके लिए उपाय भी होता है और आपकी अपनी विल पावर भी होती है। और बहुत जगह बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपका अपना शरीर ही जो है आपको स्वस्थ करता है। बिल्कुल। आप स्वस्थ होते हैं तो इस वजह से होते हैं कि आपका शरीर ही रिकवर कर रहा है, उसको रिकवरी के लिए टाइम चाहिए। होम्योस्टैसिस एक कॉन्सेप्ट है। उसके लिए रिकवरी का टाइम चाहिए। आप उसको रिकवरी का टाइम दें, उसको रेस्ट दें, उसको हील करने के लिए एक 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 एटमॉस्फेयर दें, उसको हील करने की अपॉर्चुनिटी दें। और वो हील तब बेहतर ढंग से होगा जब आप ठीक से सो रहे हैं, जब आप शांत हैं, जब आप ज़्यादा परेशान नहीं हैं। क्योंकि जितना ये सब होगा उतना हीलिंग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगी, डिले होगी, चाहे आप कितने भी उपाय कर लीजिए। तो उसी तरह एस्ट्रोलॉजिकली भी हो सकता है कुछ उपाय होते हों। कुछ लोगों का उपाय में यकीन ज़्यादा होता है। इट्स लाइक यू आर गोइंग टू अ काउंसलर। उसने आपको, काउंसलर के पास जाते ही आपको लगा कि हाँ, मेरे पास कोई है जो मुझे बता देगा कि सब ठीक हो जाएगा। उसने रीएश्योर किया। उस रीएश्योरेंस से कहीं ना कहीं आपके मन को बल मिला। आपने उपाय अगर किए तो उस मन को और बल मिलेगा। बली बनाने के लिए की। लेकिन अगर वो उपाय आपके अंदर भय पैदा कर रहे हैं या आपके अंदर किसी तरह की शंका पैदा कर रहे हैं तो वो उपाय ही नहीं है। उपाय तो वो होगा जो आपके मन को और बल प्रदान करे, आपको और रीश्योर करे, आपको कहीं ना कहीं और साहस दे, संबल दे। अगर ऐसा होता है तो आपकी हीलिंग बेटर और होगी, बेहतर। आप उससे निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार रहेंगे। यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल द सिचुएशन विद ग्रेटर डिग्री ऑफ कंपोजर। तो जहाँ कंपोजर होगा वहाँ मुझे लगता है कि बस वो मोमेंट पार होगा जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, और जैसे ही वो पार होगा यू आर देन इन अ पोजिशन टू कम आउट ऑफ। एस्ट्रोलॉजी को अगर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, क्योंकि ये एक लार्जर स्पिरिचुअल डिज़ाइन का पार्ट है, तो आपने इस चीज़ को कभी अनुभव किया है विद द कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी? या कोई जो उसको स्टडी करना चाहता है वो स्पिरिचुअल एंगल से करे या इसको मैथ्स के एंगल से स्टडी करे? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जहाँ तक
प्रिपरेशन ऑफ द चार्ट है, या आपको जो डॉक्यूमेंट रेडी करने वाली बात है। अब वकील भी होते हैं या आपके पास ट्रेन्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके दे दिया गया जो कि मैथ्स पे या उसकी जो टेक्निकल नॉलेज पे है उस पर आधारित है। अब उसकी एनालिसिस करनी है। अब उसकी एनालिसिस जैसे एक आपके ब्लड रिपोर्ट देख के शायद 3 डॉक्टर्स अलग अलग बात करें, इवन दो दे हैव रेड द सेम सब्जेक्ट एंड मे हैव गॉन टू द सेम मेडिकल कॉलेज। वैसे ही ज्योतिषी भी होते हैं। अब एक की रीडिंग बोलते हैं ये वाला डॉक्टर बड़ा अच्छा है, क्यों? साइंस तो वही है। ये बिल्कुल तुरंत पहचान लेता है क्या है, इसकी दवाई मुझे बड़ी सूट करती है। सही बात। दूसरे की क्यों? अगर सब कुछ सेम है, कॉन्सेप्ट उसने सेम है, उसी किताब सेम है, विद्यालय से ज्ञान प्राप्त किया है, उसने वही दवाई प्रिस्क्राइब की, लेकिन एक की दवाई ज़्यादा लग रही है, दूसरे की कम लग रही है। उसका अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। तो वैसे ही ज्योतिषियों के साथ होता है। तो उसमें उस ज्योतिषी की प्रकृति कैसी है, उसकी अपनी आध्यात्मिक चेतना कितनी समृद्ध है, कितनी सशक्त है, इस पर भी निर्भर करेगा। तो मुझे तो सर आपका प्रेडिक्शन वाला सबसे ठीक लगता है। नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। उसमें आपका एक ही प्रेडिक्शन मैंने हमेशा देखा है कि जो हो रहा है अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा सबसे अच्छा है। वो तो या तो अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है। और उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई और चीज़ कंफर्टिंग है। सभी उपाय मतलब मुझे तो लगता है कि अगर कोई आपके जीवन में ये बोलने वाला है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो और कुछ नहीं चाहिए होता। डूबते को भी तिनके का ही सहारा बहुत होता है। और अगर हाथ पाँव मार रहे हैं आप और आपको एक लकड़ी का जो है टुकड़ा भी नज़र आता है, वो भी बहुत होता है। वो भी आपको उससे भी आप कभी कभी तैर के किनारे पहुंच जाते हैं। तो आप तैरते तो आप ही हैं, तो तैरना तो आप ही को है, लेकिन सहारा तो कोई भी बन सकता है, उसका जरिया कोई ना कोई बनता है। तो एस्ट्रोलॉजी पे हम एक बार इस टॉक को और डिटेल में करेंगे। ज़रूर करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट्स जो आपने राशि, लग्न, राहु केतु पे, क्योंकि वो पे प्लैनेट्स नहीं हैं, उन पे एक बार और थोड़ा सा डिटेल्ड चर्चा करेंगे। इसी के सर आगे अगर हम बढ़े तो हमारे स्क्रिप्चर्स में जैसे महाभारत एक बहुत ही हमारा प्रोफाउंड स्क्रिप्चर है, जिसमें गीता का वर्णन बार बार होता है। हर आदमी गीता का कोई ना कोई रेफरेंस लेता है। अब गीता तो एक अपने आप में अलग अध्याय है, बट उसमें बहुत सारे ऐसी कहानियाँ, ऐसे प्रसंग हैं जो हमारे जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। आप क्या ये मानते हैं कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं या ये सच में घटित हुई हैं? अब मैं तो मानता हूँ कि ये सच था, किसी युग का सच था। क्योंकि अगर करोड़ों लोग कई जन्मों से, कई युगों से कोई चीज़ मान रहे हैं, तो वो कपोल कल्पना तो नहीं हो सकती। लेकिन ये मेरा निजी विश्वास, इसकी कोई विज्ञान सम्मत कोई अध्ययन मैंने किया ऐसा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हो सकता है हो, जिसकी मुझे जानकारी नहीं। अब आ रही है रिसर्च। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि कोई भी चीज़, अब लोग बोलते हैं कि ऐसा किंवदंती है, लोग बोलते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो कहीं सुना होगा। जिसने सुना होगा शायद उसने देखा होगा, जो देखा होगा वो शायद हुआ होगा। तो आज की कल्पना भी किसी युग का सच होती है। तो मेरा तो विश्वास है, मेरा तो ये मानना है कि जो भी रामायण महाभारत में हुआ है या बताया गया है, वो सच में हुआ था। अब वैसा ही हुआ था या उससे थोड़ा भिन्न हुआ था, या लिखने वाले ने उसको कुछ समझाने के लिए, तरह से समझाने के लिए लिखा, वो वेरिएशंस हो सकते हैं। क्योंकि आपको रामायण भी अलग अलग भाषाओं में मिलेगी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ उन वर्जन्स में भी वेरिएशन होती है। तो महाभारत में मुझे तो लगता है, और बोलते हैं कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो महाभारत में नहीं है। बिल्कुल सही बात। मतलब जीवन का हर सत्य, उस सत्य का हर पहलू, हर भाव पर एक हर भाव, उसकी हर जटिलता जो है महाभारत में।
तो महाभारत से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन सभी मुझे लगता है कि महाकाव्यों में ऐसे जीवन के रहस्य हैं, जीवन के अर्थ हैं, जिन्हें अगर हम ठीक से समझें तो हमारा जीवन और बेहतर हो सकता है। और दूसरा पक्ष मान लीजिए कॉन्ट्रेरियन व्यू है कि ये सिर्फ कहानी है। अगर इसको भी मान लेते हैं तो कहानी से भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मतलब द बॉटम लाइन इज दैट आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप उसे सच माने, आप उसे कहानी माने, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। कोई ऐसे प्रसंग जो आपके पसंदीदा हों? बहुत सारे प्रसंग हैं और ऐसे चरित्र, महाभारत में तो ऐसे असंख्य चरित्र हैं जो हर चरित्र अपने आप में एक उपन्यास है या कई उपन्यास है। और बहुत सारे साहित्यकारों ने इन चरित्रों को ले लेके उपन्यासों की रचना की है। किसी ने कर्ण का चरित्र लिया है, किसी ने द्रौपदी का चरित्र लिया है, किसी ने कृष्ण के ऊपर उपन्यास लिखे हैं, किसी ने अर्जुन के ऊपर लिखे। तो मुझे तो लगता है कि ऐसे बहुत सारे आयाम हैं जिनके ऊपर सोचा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और तुम्हारा कोई विशेष प्रसंग हो जो तुम्हें बहुत पसंद हो, उसके बारे में बताओ। सर, मैंने यक्ष ने जो सवाल युधिष्ठिर से पूछे थे उसके बारे में पढ़ा। यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न किए और उन सभी प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने बड़ी सफलतापूर्वक दिए। और उन उत्तरों से प्रभावित होकर यक्ष ने उन्हें वरदान दिया और बाकी लोग जो सरोवर का जल पी के अचेत हो गए थे वो पुनः जीवित हो उठे थे। और कई सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में से कुछ ध्यान आते हैं कि संसार में सबसे तेज क्या चलता है? तो युधिष्ठिर का उत्तर था मन। धरती से भारी क्या है? धरती से तो माँ। आकाश से बड़ा कौन है? पिता। और मुश्किल में या मुसीबत में आपका सबसे बड़ा साथी कौन होता है? तो आपका अपना धैर्य। तो ऐसे बहुत सारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, आत्मा की यात्रा का क्या अर्थ है, मनुष्य जन्म क्यों लेता है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर और बड़े गहरे उत्तर दिए थे युधिष्ठिर ने। अगर हम उन उत्तरों को ठीक से समझें और उनके अर्थ खोजने के प्रयास करें तो मुझे लगता है कि जीवन जीने के नए अर्थ मिलेंगे। तो यहाँ तुम जिस कविता का जिक्र कर रहे हो, जब यक्ष के सभी प्रश्नों के बारे में दोबारा सोचने और समझने की ज़रूरत है और हम अगर उनको नए अर्थों में देखेंगे तो शायद हमें नए उत्तर भी मिलें जो अर्जुन के दिए हुए, जो युधिष्ठिर के दिए हुए उत्तरों से शायद थोड़े से अलग भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं और एक नया पर्सपेक्टिव हमें देने में समर्थ हों। उन सवालों पे हम एक बार और चर्चा करेंगे और ये चर्चा भी थोड़ी डिटेल में होगी क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और उनमें अब कुछ नए सवाल जुड़ भी गए जो आज के परिप्रेक्ष्य में हम उनको जोड़ सकते हैं। बट अगर उनमें से 5 सवाल मैं आपसे पूछूं, जीवन का उद्देश्य यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से, अगर आपसे पूछा जाए जीवन का उद्देश्य क्या है? हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य मुझे लगता है अलग अलग होगा। इस विषय में मुझे दिनकर की कुछ पंक्तियां स्मरण हुई कि उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है। दिनकर अपनी कविता में बोलते हैं कि उद्देश्य जन्म का नहीं कीर्ति या धन है, सुख नहीं धर्म भी नहीं न तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं न तो चिंतन है, जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। अब स्वयं जीवन है, जब जीवन का अंतिम ध्येय है तो जीवन व्यक्ति क्या समझ के जी रहा है, क्या पाने के लिए निकला है, उसके अपने अपने अर्थ होंगे, अपने अपने उद्देश्य होंगे। किसी के जीवन का अर्थ होगा किसी दूसरे का जीवन बनाना, किसी दूसरे के जीवन का उद्देश्य होगा किसी तीसरे का जीवन मिटाना। बिल्कुल। कोई बनाने का माध्यम बनेगा इसलिए वो उसके जीवन का उद्देश्य है, कोई मिटाने का माध्यम बनेगा वो उसके जीवन का उद्देश्य है। कोई किसी व्यक्ति को संसार में लाना है, किसी विशेष व्यक्ति को लाना है, ये उसके जीवन का उद्देश्य, या उस व्यक्ति को या उसे खुद किसी विशेष अवस्था में पहुंचना है, ये उसके जीवन का उद्देश्य, ये अपने आप में उद्देश्य हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि
जीवन के उद्देश्य व्यक्तियों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन उद्देश्य निर्धारित अवश्य होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आत्मा की यात्रा है, और गीता में जैसे कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर बदलते रहते हैं। शरीर माध्यम है, शरीर माध्यम है। आपको जो आत्मा का लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति है, जीवन और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त होकर पुनः ब्रह्म में विलीन हो जाना शायद उसका अंतिम लक्ष्य है। लेकिन जब तक वो इस जीवन में है तब तक इस शरीर के माध्यम से अलग अलग चरणों में, अलग इस यात्रा में अलग अलग अवस्थाओं में पहुंचने के लिए। तो ये मेरा मानना है। हो सकता है कि युधिष्ठिर ने पता नहीं इस संबंध में क्या उत्तर दिया था, लगभग ऐसा ही उत्तर था मेरा। आपने और विस्तार में इसका उत्तर दिया है। दूसरा प्रश्न ये है कि माया क्या है? माया मुझे लगता है कि वैसा ही है जैसे बादल है। दूर से देखने पे बादल दिखता है, और पास से देखने पे वो खाली धुआं दिखता है। मतलब जब आप बहुत दूरी से देखते हैं तो आपको लगता है कि बड़ी विशाल बादल जैसी कोई चीज़ है, और जब आप बादल के पास पहुंचते हैं या बादल को पार कर जाते हैं तब आपको लगते हैं तो कुछ था ही नहीं। तो वैसा ही माया है। माया को आप मंच भी बोल सकते हो, माया को आप पर्दा भी बोल सकते हो, माया को आप अभिनय भी बोल सकते हो, माया को आप लीला भी बोल सकते हो, लेकिन वो संसार चलाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि सब कुछ उस रंगमंच पर हो रहा है, सबको पता है नाटक है, सबको पता है नाटक है, सबको पता है लीला है, लेकिन उसमें सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग जुटे हुए हैं, सबको अपने अपने जो भी जिन पात्रों, जिन चरित्रों को सजीव करना है वो कर रहे हैं। कारण पता नहीं है, कारण पता नहीं है, सिर्फ उसका बेसिकली प्रोजेक्शन है। मुझे तो लगता है कि कारण को छिपाने का जो तरीका है वो भी माया है। वो माया है। क्योंकि अगर कारण पता हो तो संसार में बहुत कुछ घटित। मेरी आपसे शत्रुता क्यों है, अगर इसका मुझे कोई कारण पता चले तो मैं उसका निवारण करूं। तो मैं उसका निवारण करूं। लेकिन आपको तो इस जन्म में भी आपको शत्रुता का निर्वहन करना है, क्योंकि स्क्रिप्ट में है। तो क्या ईश्वर ने माया को बनाया है, या माया इस पृथ्वी लोक में, या इसको चलाने मुझे तो के लिए लगता है कि डायरेक्टर है वो पर्दा गिराता है। कोई तो डायरेक्टर है, जो भी हम लोग अभिनय कर रहे हैं इस रंगमंच का, कोई तो निर्देशक है। क्योंकि अगर निर्देशक ना होता तो ये नाटक इतना अच्छा, इतना मनोरंजक, इतना स्मूथ नहीं होता जी। ये बड़ा क्योटिक होता है। मतलब जीवन में क्योस शायद अभी भी होता है, लेकिन वो क्योस शायद उस रंगमंच का एसेंशियल कंपोनेंट सा लगता है कि उसके बिना जीवन के रंग और रस, उसके बिना थोड़ा आपको मज़ा कम आएगा, इसलिए वो क्योस। लेकिन अगर वो निर्देशक ही नहीं होता तो सब लोग अपने अपने पार्ट नहीं निभा रहे होते, तो और ज़्यादा क्योस होता, और ज़्यादा संघर्ष होता, बिल्कुल अराजकता होती। जब ऐसा नहीं है जीवन में एक स्थिति के बाद, एक अवस्था के बाद आपको लगता है कि सब कुछ डिज़ाइन के तहत हो रहा है। आप किसी से मिले हैं तो क्यों मिले हैं, आप इसी से मिले हैं तो क्यों मिले हैं, आपके जीवन में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ। ये सब लगता है कि किसी डिज़ाइन का हिस्सा। मुझे ऐसा भी लगता है कि माया एक टीचर की तरह है जो आपका कंटिन्यूस एग्ज़ाम लेता रहता है। जैसे अभी आपने कुछ देर पहले अमिताभ बच्चन के लिए कहा कि इतना सब कुछ प्रसिद्धि और यश होने के बाद भी वो मनुष्य बने हुए हैं, तो माया आपका निरंतर टेस्ट लेती रहती है। जिस दिन आप फेल होते हैं वो आपको फिर उस सर्कल में वापस लाती है कि आप वापस अपनी चढ़ाई चढ़ें। हो सकता है, संभव है। और तो माया इज़ अ रियलिटी इवन दो इट्स एन इल्यूजन, बट मुझे लगता है कि माया इज़ अ रियलिटी जस्ट लाइक द क्लाउड्स। कोई ये नहीं बोल सकता कि बादल
जैसी चीज़ है नहीं। आप तो देख रहे हैं, और यही ज़मीन पर रहते हैं तो आपको दिखता है, बादलों के पास पहुंचते हैं तो धुआं होता है। यही युधिष्ठिर ने बोला था जब उनसे बोले जो है और नहीं भी है माया। तो शायद वही है, माया यही है जो जो है, जो रियलिटी है, लेकिन फिर भी आपको अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने में जो इल्यूजन्स पैदा करती है वो माया है, बहुत जो ही भ्रम पैदा करती है, जिससे कि आपकी यात्रा वहाँ तक कितनी जल्दी ना हो जाए। कुछ बाधाएं, जैसे अब देखने को तो आपको मरीचिका भी दिखाई देती है, बट वो होती नहीं है। एक वो रियलिटी और परसेप्शन हुआ, और एक रियलिटी आपको जो हमने एनालॉजी दी क्लाउड्स की, एक वो है कि दैट इज़ अ रियलिटी, क्लाउड्स आर अ रियलिटी, क्लाउड्स आर अ फिजिकल रियलिटी ऑल्सो। आई थिंक यही कारण है कि हमारे मंदिर भी पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे शिव मंदिर संभव है, बनाए गए हैं कि आप संभव है उन मायावी चीज़ों से, ऊपर उठ सके। नदी, पहाड़, बर्फ, इनसे गुजरते हुए तब आप संभव है कि उस ऊंचाई से, शायद उस ऊंचाई पे रहे होंगे जहां आपको माया का सत्य और माया का अर्थ समझ में आया होगा, तब आप ईश्वर के पास अपने आप को अधिक करीब पाते होंगे। तीसरा प्रश्न है, ये मैंने पहले भी पूछा था बट अभी कुछ रिसेंटली पढ़ा इसलिए पूछ रहा हूँ। सही मायने में ज्ञान क्या है? क्योंकि किसी बड़े गुरु ने कहा कि जितना ज्ञान कम होता है, जितनी ज्ञान कम होगा उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। क्या ये सही है? ज्ञान कम होगा मतलब जितना ज्ञान का अहंकार कम होगा उतना ज्ञान बढ़े। मुझे तो यही लगता है कि विनम्रता अगर आप है, आपके अंदर है, तो आप और ज्ञान लेने की स्थिति में होते हैं। जिस समय आपकी विनम्रता खत्म हो जाती है और ज्ञान का अहंकार आ जाता है, उस समय दूसरे ज्ञान की दूसरी स्थितियां और दूसरे ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप खुद बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही, शायद सोक्रेटिस का है या किसका है नहीं पता, कोई एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है जो ये बोलते हैं कि एट द एज ऑफ 70 आई नो ओनली दैट आई नो नथिंग। प्रिसाइजली। तो जब ये विनम्रता होती है और ये सहजता होती है, तब आप सही मायने में और ज्ञान लेने की स्थिति में होते हैं। अब ज्ञान क्या है, ये इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले भी देने की कोशिश की थी कि ज्ञान, मुझे लगता है कि ज्ञान अनुभव भी हो सकता है, ज्ञान पढ़ी सुनी बात भी हो सकती है, ज्ञान सत्य की अनुभूति भी हो सकती है, ज्ञान पुस्तकों से भी प्राप्त हो सकता है, ज्ञान शिक्षकों से भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान प्रकाश की तरह, जैसे ज्योतिष की बात की, आई थिंक मेरी समझ में ज्ञान आपके हाथ में वो दिया है या वो लालटेन है या वो टॉर्च है जो आपको, आप अंधेरे रास्ते में चल रहे हैं और वो धीरे 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 आपको बता रहा है कि कैसे आप किस दिशा में बढ़ेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। वो रास्ता दिखाने का एक माध्यम जो है वो ज्ञान है। सही गलत की पहचान, अच्छे बुरे की समझ, क्या करेंगे तो आपका जीवन सुचारू ढंग से चलेगा, क्या करेंगे तो आपको जीविका सही ढंग की जीविका मिलेगी, क्या करेंगे कि आप संबंधों में भी संतुलन बना सकते हैं, आप जीवन में संतुलन बना सकते हैं। क्या विवेक और ज्ञान में कुछ फर्क है? विवेक उससे ऊपर की स्थिति है ज्ञान से। अब तथ्यों का सही गलत होना ज्ञान है। तथ्यात्मक रूप से कोई चीज़ सही या गलत है ये ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का एप्लीकेशन सही या गलत है ये विवेक द्वारा निर्धारित हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कोई अज्ञानी भी, अब जैसे बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, उसने शास्त्रों की पढ़ाई की है, उसने शस्त्र चलाना भी सीखा है, ज्ञान उसके पास सब है। अब वो एक दूसरी कक्षा में मान लीजिए उसको पढ़ाने के लिए भेजा गया है और उसे क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान है और वो सब वही पढ़ाए चला जा रहा है जो उसको आता है। वहाँ पर बैठा हुआ बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है, उसका ज्ञान व्यर्थ है वहाँ। उसका ज्ञान वहाँ पर व्यर्थ है।
क्योंकि उसने ज्ञान का प्रयोग विवेक के साथ नहीं किया। उसने इस चीज़ को नहीं समझा कि जो सुन रहा है वो कौन है, और क्या मेरे ज्ञान की ज़रूरत है। क्या मेरे ज्ञान की आवश्यकता है। उसे तो ज्ञान था इसलिए उसने दे दिया, तो वो ज्ञान नहीं है, वो अविवेकी ज्ञान है। तो ज्ञान का सही उपयुक्त प्रयोग विवेक के माध्यम से आता है। ज्ञान को जो सही दिशा में ले जाए, वो उसका सही विवेक है। उपयोग करे, वो विवेक है। भाग्य क्या है। भाग्य आपके संचित कर्मों का प्रभाव है, इसलिए भाग्य को प्रारब्ध भी बोलते हैं। जिसे आप चांस कहते हैं, वो सही मायनों में क्या चांस है पता नहीं। हमारे यहाँ जो भाग्य की परिभाषा है, हमारे शास्त्रों में या हमारी मान्यता में, जिस चीज़ को एक्शन कहते हैं उसी चीज़ को भाग्य कहते हैं। कर्म की परिभाषा एक्शन भी है, जो आप कार्य कर रहे हैं वो भी कर्म वर्ब भी है। और आपके कर्मों का प्रभाव भी कर्म है, कार्यों का प्रभाव भी कर्म है। तो भाग्य तो वही है, संचित कर्मों का प्रभाव। तो जब हम जीवन जीते हैं, क्या हम अपने भाग्य को बेहतर कर सकते हैं या ये अगले जन्म के निश्चित लिए? रूप से कर सकते हैं। और ये एक बहुत पुरानी डिबेट है कि डेस्टिनी और फ्री विल वाली, जी। कि मनुष्य के पास फ्री विल है या नहीं है। तो मैं अपनी सीमित समझ से बोल सकता हूँ कि मनुष्य के पास फ्री विल है। खूंटे में जैसे एक बंधी हुई गाय है, लेकिन उसकी रस्सी बहुत लंबी है। तो अगर वो एक छोटे से दायरे में ही चल फिर रही है, घूम रही है, तो वो रस्सी को दोष नहीं दे सकती। अगर उसने अपनी सरकमफ्रेंस या रेडियस पहचानी ही नहीं, उसे कम से कम उस रस्सी की सीमा लंबाई तो और- नापनी आनी चाहिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। बिना वहाँ तक गए आप ये कहना कि मेरे पास तो फ्री विल ही नहीं है, तो आप सब अपने कुछ डेस्टिनी से बंधा हुआ है, वो गलत है। दायरे को ही नहीं। आई थिंक, और ये भी है, और मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत लोगों से बोला है कि जैसे एक प्री रिकॉर्डेड फिल्म है या एक खींची हुई फ़ोटो है, ठीक है, आप उसमें बहुत बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन उसको एडिट क्रॉप तो कर सकते हैं। सही। उसका कलर चेंज तो कर सकते हैं, उसका कंट्रास्ट और ब्राइटनेस तो ठीक कर सकते हैं। तो वैसे ही आपके जीवन में है, अगर बहुत कुछ आपके हाथ में मान लीजिए नहीं भी है, वैसे तो बहुत कुछ है, रस्सी बहुत लंबी है, रस्सी बहुत लंबी नहीं भी है मान लीजिए, तो इतना तो करिए कि आप आपके पास आपकी खुद की फ़ोटो है, उसको तो बेहतर बनाना आजकल सब जानते हैं, वही बनाइए। अपना जीवन जो दिख रहा है उससे बेहतर आप बनाने की सामर्थ्य रखें। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज का पॉडकास्ट हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्क, तुमने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रश्न पूछे, और ऐसे ही प्रश्न जो हैं तुम्हारे मन में उमड़ते रहें, और मुझे लगता है कि उनसे नए उत्तरों का जन्म होगा। प्रश्न होना बहुत अच्छी बात है, उत्तर हो या ना हो, प्रश्न ज़रूर होने चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।